हम फौजियों से मिलने में क्यों शर्म है आपको? जी हम लोग सीना नाप के पहले आप नापा हमारा सीना, उसके बाद हम देशभक्त बने हैं और आप नेता बने बिना बाद में आपका सीना नपाया गया। हम सलूट है ऐसे प्रधानमंत्री को। और एक आज के प्रधानमंत्री है कि इन सैनिकों से बदबू आती है, इनसे डर लगता है। हम खालिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम आतंकवादी हैं। क्या सैनिकों को बुलाना चाहिए नहीं बुलाना चाहिए? एक बहुत दुर्भाग्य की बात है। ये सरकार के जो ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेगा जो सरकार ने आज तानाशाही वही अपना है। नहीं, आपने कहा कि जो सैनिक वोट डालेगा उनके लिए उसका खून नहीं वो पानी होगा। बिल्कुल पानी है। लेकिन जिसने इस देश में सैनिकों से वादा करके जब वो मुकर रहा है उसका खून क्या होगा? उसका तो खून है ही नहीं, वो तो खून है ही नहीं, उसकी तो बात ही नहीं करें हम। बात तो अपने सैनिकों की बात करते हैं जो आज भी इस पार्टी का चोला पहन के घूमते हैं। तो क्या लगता है कि 2024 में 2-3 महीने 4 महीने के टाइम बचे हैं, कोड ऑफ कंडक्ट हो जाएगा? आप देखते जाइए समय क्या करवट लेता है। आज सोच रहे हैं हम 2024 में सरकार बना लेंगे, समय करवट लेता है। पल पल पर परिस्थितियां बदलती हैं। आने वाले वक्त में एक दिन के बाद में सरकार का तुल मचाने का तय हो चुका है। ये तो उनको भी पता है, लेकिन कहाँ फर्क पड़ रहा है? 260-65 दिन से चल रहा फर्क है। पड़ेगा जिस दिन की कुर्सी जाएगी तो फर्क पड़ेगा। तानाशाही नहीं चलेगी, सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। जिस प्रकार हमारे देश से आपको देखना है ना, जिस प्रकार हमारे जिस तरह से चंद्र महापद्मनंद को जब चाणक्य ने महापद्मनंद को उखाड़ फेंकने का जब संकल्प ले लिया था, तो वही हालत आज हमारे प्रधानमंत्री जी का होगा। अब हमारे सैनिकों ने संकल्प ले लिया है कि जब तक हम भारतीय जनता पार्टी को इस भारत से जब तक उखाड़ के नहीं फेंकेंगे तब तक अब चैन से नहीं बैठेंगे। जितने भी सबसे पहला जो हम लोग का मीटिंग में जो पारित होने वाला है वो जो 545 के ऊपर हम लोग सभी अपने एमपी खड़ा करेंगे और जिस राज्य में चुनाव होते जाएगा उस राज्य में हम लोग अपना विधायक खड़ा करेंगे, अपना पार्षद खड़ा करेंगे। सस्ता रह गया कि आप चुनाव लड़ेंगे? जी हाँ लड़ेंगे, क्योंकि ईमानदारी के ऊपर ही चुनाव होता है। तो ईमानदारी आप तो ईमानदार खड़ा करेंगे, लेकिन ईमानदार कैंडिडेट तो आप कह रहे हैं ईमानदारी के ऊपर चुनाव होता है। क्या वाकई ईमानदारी से कोई जीत सकता है आज के दिन? ईमानदार आज भी आप पत्रकार हैं, आपको भरोसा नहीं है तो आप धैर्य रखिए, एक दिन वो भी आएगा कि सारे देश की जनता ईमानदारों को ही चुनना चाहती है, लेकिन बरगलाने का काम नेता करते हैं। और जब सामने ऑप्शन नहीं है कोई, हमारे देश की जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ऑप्शन होगा वो तुरंत दूसरे तरफ जाएंगे, क्योंकि अगर देशभक्त है, क्योंकि हमें पेंशन मिल रहा है, हमें एमपी का जो पैसा मिलता है, उनको जो तनख्वाह मिलती है और जो पेंशन, वो भी पेंशन नहीं चाहिए। ये इस तरह से हम अपने देशवासियों के सामने इस तरह का एक प्रपोजल रखेंगे कि हमें एक पेंशन मिल रहा है, हर एक एमपी को, एमएलए को, और हर एक बार पेंशन मिलता है जितना बार जीतते हैं। वो एमएलए रहा तभी पेंशन उसका भी मिलेगा, एमपी बना तभी मिलेगा उसको पेंशन। जी हाँ, लेकिन हमारी जब सरकार बनेगी तो ये जो भ्रष्टाचार के अंदर आता है, देश की जनता चाहती है, मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि आप तो पहले एमएलए बने तभी आप उसका पेंशन ले रहे हैं, जब चीफ मिनिस्टर बने तभी पेंशन ले रहे हैं, जब एमपी बने तभी पेंशन, आप इतना पेंशन ले रहे हैं। लेकिन हम आपको वादा करते हैं मोदी जी कि हमारे देश में जब एक सर्विसमैन का जब राज चलेगा ना, तो सिर्फ हमने अपनी कमाई का जो हक हमको है, हमारा 1 रैंक 1 पेंशन, उसी के ऊपर हम अपने परिवार को पालेंगे और आगे बढ़ाएंगे। देश का एक ही पैसा नहीं लेंगे। 10-10 पेंशन ले रहे हैं, तब तो मोदी जी कहते हैं फकीर है, तो कौन से फकीर वाले पेंशन है? आप वो फकीर हैं किस मामले में हैं, वो अपना फिलॉसफी वो खुद दे लें, लेकिन हम लोग फकीर नहीं है, हम लोग देश की जान है। हमने 1947 से हमारे जवान और जेसीओ ने जब वहां पर पहरा देके रोका, तब देश की सरकारें चलती है। तो बाहर भी मेरा ही जवान खड़ा है और अंदर भी हमारी सरकार चलेगी। और इस सरकार के आने से सबसे बड़ा फायदा होगा कि जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके जवान और इंस्पेक्टर रैंक तक उनको रखेंगे, लेकिन एक भी अधिकारियों को अपने संगठन में नहीं रहने देंगे उनसे, क्योंकि वो पॉलिसी के अनुसार अपने घूमते हैं, वो फुटबॉल की तरह घूमते हैं। जैसी सरकार आई वैसे पता नहीं, प्रिंसिपल एक होता है, एक बार प्रिंसिपल सेट कर दिया, उसमें कोई भी आते रहो, उसी में रोल होते रहेगा। देश में बोलते हैं मिलिटेंट है, मिलिटेंट कैसे
नक्सली है क्यों? ये हमारे जब एक सर्विसमैन जहाँ खड़ा होंगे ना, उन नक्सलियों की औकात नहीं है कि वो कभी आगे बढ़ के बोल सकते। गली गली में गुंडे हैं। ये जितने एक सर्विसमैन हैं, जो चाहे पैरामिलिट्री फोर्स के हों, जो भी हैं, वो सब जब तैनात होंगे दूर से ही वो भाग जाया करेंगे। तो पुलिस की व्यवस्था भी बहुत तगड़ी होगी, सामाजिक सुरक्षा भी होगी, शिक्षा की व्यवस्था भी अच्छी होगी और स्वास्थ्य का व्यवस्था अच्छा होगा। लेकिन जो भी चीज होगा नियम के अनुसार होगा। रूल इज वन फॉर ऑल। ऐसा नहीं मेरा बेटा होगा तो सब यही करते हैं मैंने महाराज, भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, महंगाई हटा दूंगा, सब अच्छा नहीं, खत्म नहीं कर दूंगा, खत्म कर दूंगा नहीं, आतंकी खत्म कर दूंगा, ये कर दूंगा। आतंकी खत्म करने के लिए कौन जाता है? देश की सेना ही जाती है। आप पॉलिटिकली बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमारा एमपी होगा, उसकी बात कर रहे हैं। हाँ। जो चुनाव लड़ता है सारे फहरिस्त तो यही गिनवाता है, वो जो गिनाता है सालों से। अरे वही तो फर्क है, देशद्रोहियों में और देशभक्तों में यही फर्क है। आप बताओ कितने नेताओं का बेटा जाके सिपाही में भर्ती होने क्या जरूरत है उसको? बाप का बहुत माल है। तो बाप का माल है, वो माल सब निकल जाएगा जब ये फौजी आ जाएंगे ना। आपके हमारे बच्चे को जरूरत है जवान बनने की, उसको जरूरत नहीं है 7 पुस्तक। 7 उनके पुस्तों को भी भर्ती होना पड़ेगा। ऐसा स्ट्रक्चर है हमारे देश के पॉलिटिकली बनाया गया है कि आप एक बार बन जाइए 7 पुस्त तो एमएलए बन के खा जाएगा। आजकल के तो मुखिया भी खा जाता है 3 पुस्त। उसी का स्ट्रक्चर की तो बात कर रहा हूँ, उसी का तो बात कर रहा हूँ। जब हमारे देश में एक सर्विसमैन की सरकार बनेगी तो हर एक नेता का बेटा सिपाही से भर्ती होगा। सिपाही से भर्ती होगा तब पता चलेगा कि दर्द क्या होता है और ताकत क्या होता है। इजराइल में देखिए, इजराइल में क्या व्यवस्था है कि हर एक आदमी का बेटा जाएगा, कई जगह, कई इजराइल में नहीं, कई कंट्री में। एक उदाहरण दे रहा हूँ, तो उसी तरह से भारत में क्यों नहीं होगा? तुम्हारा बेटा जो फूल की तरह तुम पाले हो, जब रगड़ा खाएगा वो पीटी ग्राउंड में ना, तो औकात समझ में आ जाएगी, तुम्हारी औकात समझ में आ जाएगी। देशभक्ति बेटा क्या होता है वो ग्राउंड में पता चलता है, वो एसी में नहीं पता चलता। जब चिलचिलाती 50 बेटा बबुआ होता है, समझे नहीं? वो बहुत प्यार वाला होता है। बबुआ होता है ना, तो फौज जब उसके गांड पे लात मारेगी ना, तब समझ में आएगा बबुआ से टबुआ बना देगी। तब उसमें देशभक्ति का ना वो झबुआ डालेगी। तो जब देशभक्ति का जब झबुआ डालेगा तब वो सामने दिखेगा कि हाँ देशभक्ति क्या चीज होती है। चलिए तो पक्का इस बार आप लोग 545 सीट पे लड़ रहे हैं? पक्का। और उम्मीद कितने सीट जीतने की उम्मीद है? 545। पहले जब नींव डाली जाती है तो तुरंत नहीं बताया जा सकता, लेकिन पहला स्टेप तो ये होगा कि हम लोग 545 पर अपना एमपी खड़ा करें। कॉर्पोरेट का मित्र भी बनाना पड़ेगा। नहीं, फाइनेंस का? अरे फाइनेंस की कोई जरूरत नहीं है। आपके तरह जो भाई हमारे खड़े रहेंगे वो सब प्रचार करेंगे। और जब सांच को आंच किया, प्रचार में पैसे की कहाँ जरूरत है? अगर आप काम करिएगा तो आपका काम बोलेगा। आप ये देख लीजिए किससे। हाँ, मैं देश के प्रधानमंत्री से जानना चाहता हूँ कि हम फौजियों से मिलने में क्यों शर्म है आपको, क्यों डर है आपको? क्या डर हो गया? आप किस बात का? दिवाली में जब हम नौकरी कर रहे थे तब तो आप बता रहे थे कि हम दिवाली में जाते हैं फौजियों से मिलने के लिए। दिवाली हम आपके पास दिवाली मनाने के लिए आए और आपने दरवाजा बंद कर दिया। शर्म की बात है। और बोलते 56 इंच का सीना है। मोदी जी, हम लोग सीना नाप के पहले आप नापा हमारा सीना, उसके बाद हम देशभक्त बने हैं और आप नेता बने बिना बाद में आपका सीना नपाया गया। हम पहले सीना नापा गया हमारा। नापा सीना महाराज? कौन नापा? किसने? आप कह रहे उनका सीना कौन नापा? अरे नापा मीडिया वालों ने नापा है। गोदी मीडिया ने, हमें मत बोलिए। सारे मीडिया वाले, गोदी मीडिया वाले, सारे मीडिया वाले। आपका स्वरूप जब चौड़ा हो जाएगा ना, अभी मोदी जी की तरह जब मोटे हो जाओगे, ये चौरसिया की तरह चौड़े हो जाओगे, ये चौधरी की तरह तगड़े हो जाओगे, तो तब आप भी उसी तरह की भाषा बोलोगे। तगड़े होते तो हम भी आपको देशद्रोही अभी बुला रहे होते उसी चैनल पे, जिसपे एक बार मुंह नहीं दिखाएगा आपका, आप कोई समझे? और देशद्रोही अलग से बोलेगा आपको। कोई माई का लाल नहीं ऐसा पैदा हुआ है, चाहे वो चौरसिया हो या सुधीर चौधरी हो, जो हम लोगों को देशद्रोही बोल सकता है। हमने देश के लिए अपना खून पसीना बहाया है और अपनी पूरी जवानी दान दी है। कोई बोल नहीं सकता। किसानों को बोला था तब आप लोगों को बोलना चाहिए था। क्या बोलना चाहिए था? किसानों को देशद्रोही बोल रहे थे। एक मिनट भाई साहब, जिस देश का नारा जय जवान जय किसान हो,
हम एक ही चीज मानते हैं दोनों को, दोनों से ही देश बनता है ना। उसी देश में जब किसान बैठे थे 13 महीने तक और 750 लोगों अपनी आहुति चढ़ा दी अपने आंदोलन के लिए, यही गोदी मीडिया बैठ के उसको देशद्रोही, आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी बुला रही थी। आज वही मीडिया है, अगर आप एक शब्द सरकार के खिलाफ में बोलेंगे कहेगी ये सब तो देशद्रोही है, देशभक्त है ही नहीं। ये जो मीडिया वाले हैं ना, जब आएंगे ना, जब गोदी मीडिया आएंगे ना, उनको जब फौजियों के बूटों के सामने जब रगड़ा जाएगा ना, तब वो बाप बाप चिल्लाएंगे। ये जो गोदी मीडिया है ना, वो ये जो चौड़े मीडिया है, ठीक ही था वो तब वो भी जब फौजियों के बूट के सामने जब आता है ना, तब समझ में आता है कि बेटा क्या औकात है। वो जो एसी में बैठ के बातें करता है, वो तब अभी नहीं आ रहे ना, उस समय भांग खाने के लिए भी उनको नहीं मिलेगा। ये जो जितने चौड़े हो रहे हैं ना, वो सब निकाल देंगे हम लोग।